हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी में दिल खोल के स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई को गति देने के लिए मैं रोज आपके सामने हाजिर होता हूं और हम अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का कौन सा चैप्टर, तीसरा धातु और अधातु। उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आता है सर, खनिज। खनिज क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसी धातुएं पाई कहाँ जाती है? भूप्रपटी में। तो पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पड़े हैं। जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की ये सतह है और सतह के अंदर जो जो तत्व और जो यौगिक पाए गए हैं उन्हें आप खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज। ध्यान रह जाएगा। फिर आता है एक शब्द आएगा अयस्क। क्या होते हैं अयस्क? कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, उसे इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। भाई कुछ स्थानों पर क्या होता है, कोई धातु ज्यादा पाई जाती है, कोई विशेष धातु पाई जाती है और उसको वहां से बाहर निकालें तो वो निकालना लाभकारी है, तो उसे आप खनिज अयस्क कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो दो परिभाषाएं हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण करते हैं उन धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाए। धातुएं क्या है कि बहुत क्रियाशील होती है, तो जब भूपर कुछ कम होती है तो वो भूप्रपट्टी में जब पाई जाती है तो उसके साथ कई सारी अशुद्धियां मिली होती है। उन अशुद्धियों को हटाना और शुद्ध धातु को प्राप्त करना निष्कर्षण है। तो देखो क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाती है। भाई नीचे जो धातुएं हैं वो बिल्कुल क्रियाशील नहीं है। बिल्कुल क्रियाशील नहीं है का अर्थ है कि ये धातुएं बिल्कुल भी किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं तो ये स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएगी, आपको अकेली मिल जाएगी। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम भी है और कॉपर भी स्वतंत्र अवस्था में मिल जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कॉपर एवं चांदी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्कों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी जो है इसका सल्फाइड अयस्क बनता है, AgS बनता है, और कॉपर का भी CuS बनता है, सल्फाइड अयस्क बनता है। तो कभी कभी ये अपने सल्फाइड अयस्क के साथ या ऑक्साइड अयस्क के साथ पाया जाता है। CuO, कॉपर ऑक्साइड भी तो बनता है, CuO के साथ भी मिल सकता है, कॉपर ऑक्साइड के साथ मिल सकता है। तो ये कॉपर और चांदी जो है वो कभी कभी अपने ऑक्साइड या फिर कभी कभी अपने सल्फाइड अयस्कों के साथ मिल जाएंगे। लेकिन ये सोना है और ये प्लेटिनम है, और सोना और प्लेटिनम AU और PT ये दोनों क्या मिलेंगे आपको? बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में, इनका कोई अयस्क नहीं है, किसी के साथ नहीं जुड़े। सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है। ऊपर की जो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होने के साथ ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। इससे जितने भी ऊपर है, कॉपर से जितने भी ऊपर धातुएं आ रही है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी। कभी भी क्या नहीं पाई जाएगी? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 भागों में बांटते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुएं 3 टाइप की है। एक तो निम्न अभिक्रियाशील धातु है, एक मध्यम अभिक्रियाशील है, एक उच्च अभिक्रियाशील है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, कुछ कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और कोई बिल्कुल नहीं है। तो जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे ये चांदी है, सोना है, प्लेटिनम, ये खुद स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर भी है, लेकिन कॉपर मध्यम अवस्था में आते हैं। तो इनको आप मध्यम क्रियाशील धातुओं को निकालना है, इनका निष्कर्षण करना है, तो आपको कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? अपचयन। अप का मतलब ऊपर, और ऊपर व्यक्ति कब जाता? जब ऑक्सीजन की कमी होती। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के लिए कार्य करेंगे। दूसरी बात, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम
ये सारे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनको अलग करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अयस्क का सांद्रण, अयस्क और अयस्क को का पहले अयस्क मिलेगा, फिर अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा, फिर वहां से फिर आपको देखना है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं या फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं या निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। अगर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो इनको अलग करने के लिए गलित धातु लो, धातु को क्या करो, गला दो, पिघला दो। अगर आपने पिघला दिया, पिघला करके विद्युत अपघटन करो, इनका क्या करो, विद्युत अपघटन, तो आपको शुद्ध धातु मिल जाएगी। जबकि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए दो विधियां यूज की जा सकती है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के सामान्यतः सल्फाइड अयस्क के रूप में भाई चांदी है या कॉपर है, इनके सल्फाइड अयस्क होंगे या ऑक्साइड अयस्क होंगे। तो इनका क्या करना है, इनका करना होगा भर्जन। क्या करना होगा, भर्जन। यहाँ पर देखो आप, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो है वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में हो सकती है या सल्फाइड अयस्क के रूप में हो सकती है। अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो इसका निस्तापन करना होगा, इसका क्या करना होगा, निस्तापन। या फिर अगर ये भर्जन सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो इनका क्या करना होगा, भर्जन। फिर आपको धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा और इसमें भी आपको धातु का ऑक्साइड ही मिलता है। फिर धातु का ऑक्साइड का क्या कर लो, धातु में अपचयन कर लो, धातु के ऑक्साइड का क्या करो, अपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी, मतलब धातु का ऑक्साइड का अर्थ क्या है, धातु के साथ में कौन होगा, ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को टिक ठोको, यानी कि अपचयन करो, तो क्या मिल जाएगी आपको, शुद्ध धातु। फिर धातुओं का क्या करना है आपको, शोधन। फिर धातुओं को अच्छे तरीके से इसका शोधन कर दो और ये इनका परिष्करण कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं अयस्क का समृद्धीकरण। अयस्क का समृद्धीकरण करते हैं। सबसे पहले एक नाम आएगा गैंग। क्या होते हैं गैंग, मैं हमेशा बताता हूं, जो गांवों में नरेगा चलती है उसे गैंग कहते हैं। सामान्यतः उसे क्या कहते हैं, गैंग। और नरेगा पे जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, रेत को इधर उधर करते हैं, मिट्टी को इधर उधर करते हैं। तो हम कह सकते हैं गैंग क्या होती है, वो गैंग यहाँ नहीं है, ये गैंग अलग है। गैंग क्या है, खनिज अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत आदि जैसी अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। तो मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके वहां भी गैंग बोलते हो। तो गैंग में क्या होती है, मिट्टी या रेत जैसी अशुद्धियां होती है। गैंग को हटाने के लिए अयस्कों व गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे विभिन्न तकनीकियां अपनाई जाती है। गैंग को हटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कैसे कि गैंग को हटाने के लिए जो अयस्क है और गैंग है, इन दोनों की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, उसके आधार पे हम लोग इसको बांट सकते हैं। इसके आधार पे उनको गैंग को हटा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, सुनो। इन धातुओं के अयस्कों को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त की जा सकती है। जो नीचे आते हैं ना, इनको आप थोड़ा गर्म करो और धातु मिल जाएगी। जैसे इसका एक उदाहरण है सिनेबार। सिनेबार क्या है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है सिनाबार या सिनेबार। ये SgS होता है, SgS है, यानी कि Sg का अर्थ क्या होता है, मरकरी। तो ये पारा का अयस्क है या मरकरी का एक, यहाँ लिखा ये मरकरी का एक अयस्क है। इसे वायु में गर्म करने पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में आ जाता है। जब इसको वायु में गर्म करोगे तो ये SgS किस में आ जाएगा, HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड में आ जाएगा। SgO में परिवर्तित होता है तथा अधिक गर्म करने पर ये SgO जो है वो मरकरी में अपचित हो जाता है। और ज्यादा गर्म करोगे तो ये ऑक्सीजन उड़ जाएगा और क्या बन जाएगा,
समझ में आ गया, Hg बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Hg बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन देखो आप, क्या किया, SgO लिया, सॉरी SgS, ये C ने बार लिया। जब आप इसको गर्म करते हो वायु की उपस्थिति में तो ये क्या बनता है, SgO, साथ ही साथ क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आप SgO को वापस गर्म करो, ये गर्म कर रहे हैं, SgO को वापस गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, Hg प्लस ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, प्लस O2 मुक्त हो जाएगी। तो ये रिएक्शन भी ध्यान में रखेंगे बेटा आप। रिवीजन चल रहा है इसलिए फास्ट चलता है, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे? सक्रियता श्रेणी में मध्य में भी तो धातुएं स्थित होती है, इनका कैसे किया जा सकता है? सुनो, प्रकृति में ये सामान्यतः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सामान्यतः यहाँ तो सल्फाइड के रूप में होगी या कार्बोनेट के में। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, इसलिए पहले अपन क्या करते हैं, चाहे कार्बोनेट एस को चाहे सल्फाइड एस को, पहले इनको ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक, इनको बदलने की दो विधियां हैं, एक का नाम है भर्जन, एक का नाम है निस्तापन। भर्जन क्या होता है, ये सल्फाइड एस के लिए है। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म, अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इसकी एक रिएक्शन ZnS, जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ZnO में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, भर्जन। सल्फाइड एस के लिए होता है और वायु की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखें। दूसरा, कार्बोनेट एस के लिए निस्तापन होता है, लेकिन यहाँ पर CO3 कार्बोनेट एस के लिए ये होता है निस्तापन। का अर्थ क्या, सुनो, कार्बोनेट एस को सीमित वायु, मतलब वायु नहीं लेनी, O2 नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वायु में अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाएगा। जैसे ZnCO3, जब आप इसको गर्म करोगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ये ZnO में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से में, ZnO प्लस CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक बात। अब ये ऑक्साइड में बदल गया और यहाँ पर भी ये ऑक्साइड में बदल गया। ZnS था वो भी ZnO में बदला और ये ZnCO3 था वो भी ZnO में बदला। तो अब क्या करें, तो सुनो, अब आपका इनका अपचयन कराओ। अपचयन, कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक लो। कार्बन ऐसा है जो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है जल्दी से, तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। जैसे हमें ZnO मिला, ZnO की रिएक्शन आप किसके साथ करो, कार्बन के साथ, तो Zn हो जाएगा अलग और ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, कार्बन के साथ, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक बात। नोट, कार्बन कोयला का उपयोग के अलावा आप विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्बन ही लो ऑक्साइड करने के लिए, आप इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जैसे सोडियम या कैल्शियम या एल्यूमिनियम आदि को अपचाय के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये निम्न धातु अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगी। जैसे हमने लिया MnO2 लिया और इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराई, तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को हटा के खुद जुड़ेगा, मैग्नीशियम को हटा के ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Mn अलग हो जाएगा और Al2 प्लस 2O3 और साथ में उष्मा निकलेगी। ये विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, इस कारण प्राप्त धातुएं हमेशा कैसी अवस्था में मिलती है, गलित अवस्था में मिलती है। ये बहुत उष्माक्षेपी होती है, साथ में उष्मा निकलती रहती है, इसलिए जो भी धातु प्राप्त करोगे गलित अवस्था में मिलेगी। एक रिएक्शन है थर्मिट अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। थर्मिट अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड O3 की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराओ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं।
तो एल्यूमिनियम के साथ कराओगे तो ये क्या मिलेगा, Fe अलग हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ क्या हो जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। तो ये इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। यहाँ से जो आपका है लोहा है वो गलित अवस्था में मिलेगा, और इससे क्या होगा, इसका उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनों के पुर्जों की दरारों में जोड़ने में कर सकते हैं। भाई ये पटरियां हैं, ये पटरी और ये पटरी, दोनों पटरी के बीच में जगह है, इसको जोड़ने के लिए जो लोहा गला हुआ प्राप्त होगा हमें, इसको यहाँ डालेंगे और ये जुड़ जाएगा, पिघला हुआ लोहा मिलेगा। हमने पहले ही बात की कि प्राप्त धातुएं जो है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो जो इससे अपन क्या करेंगे, ये सिंपल सा काम कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आते हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है। तो इसका निष्कर्षण करने के लिए क्या करना है, इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ अधिक होती है। ये धातुएं कार्बन की अपेक्षा किसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। फिर इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, उदाहरण के लिए सोडियम हो या मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, को इनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋणावेशित है, यहाँ पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है, और एनोड धनावेशित है, यहाँ पर क्लोरीन मुक्त होती है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, जैसे सोडियम है तो सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सोडियम प्लस बनता है, और क्लोरीन एनोड पे क्या होती है, क्लोरीन माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ऐसे, ठीक है, 2 क्लोरीन। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का परिष्करण, विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मिलती है। धातुएं क्या पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मिलेगी, लास्ट में आपको उसका, इनमें अपद्रव्य होते हैं, इनमें अशुद्धियां होती हैं, इन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, जिसे हम धातुओं का परिष्करण कहते हैं। ध्यान में रहेगा, धातुओं से अपद्रव्य हटाने की प्रचलित विधि जो है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण है। धातुओं से आपको हटाना है तो इसकी प्रसिद्ध विधि कौन सी मिलेगी आपको, ये विद्युत अपघटनी परिष्करण है ना। क्या करना है इसमें, सुनो, इसमें अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाते हैं। ये डायग्राम देखो, शुद्ध धातु को तो आपको क्या बनाना है, शुद्ध धातु को तो आपको एनोड बनाना है, शुद्ध धातु का तो एनोड, और दूसरे वाली धातु का कैथोड बनाना, अशुद्ध धातु का। फिर इसको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, साथ ही साथ इसमें अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ धातु के लवण, जिस धातु का आप शुद्धिकरण करना चाहते हो उस धातु का एक लवण का विलयन लो, उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। उस धातु के लवण का विलयन लेना है, जिस धातु का आपको क्या करना है, परिष्करण करना है, उस धातु के लवण का विलयन लो, फिर ठीक है उसका अपघट्य के रूप में यूज करना है। फिर विद्युत अपघट्य में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलेय में चली जाती है, अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर बैठती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। सुनो क्या कह रहा है, ये आपने एक विलयन ले लिया, लवण का विलयन ले लिया, लवण का क्या ले लिया, विलयन, ये पूरा भर दिया, और ये क्या ले ली, अशुद्ध धातु, और ये क्या ले ली, शुद्ध धातु। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने आप यहाँ से जो अशुद्ध धातु है सीधी सीधी कहाँ चली जाती रहती है, शुद्ध धातु पर चली जाती रहती है, और अशुद्धियां होती है वो नीचे एनोड की तली में नीचे बैठती रहती है, जिसे अपन एनोड पंख कहेंगे। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है, इस विधि से कॉपर को, जिंक को, टिन को, निकल, सिल्वर, सोना, अनेक धातुओं का परिष्करण कर सकते हो। ये इसी विधि से सारी धातुओं का लगभग करते हैं। संसारण क्या होता है, सुने, संचारण सांधि की वस्तुओं को खुली वायु में
कुछ दिन छोड़ने पर वो काली हो जाती है, क्योंकि वायु क्या करती है, सांदी का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन कर जाती है और क्या बन जाता है, AgS बन जाता है, जो काले रंग की परत चढ़ाती है। कॉपर वायु में, कॉपर जो है वो वायु में आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे उसकी सतह पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर CO2 से अभिक्रिया करेगी तो कॉपर पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और इसकी वजह से इसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और यह हरा पदार्थ जो होता है वो बेसिक, फिर धीरे धीरे कॉपर पर पहले भूरे रंग की चढ़ती है, फिर धीरे धीरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है और यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ये जो परत चढ़ रही है कॉपर पे, ये क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इस ये होता है CS कॉपर CuCO3 कॉपर कार्बोनेट होता है। फिर लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे आप जंग कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात है कि संसारण से सुरक्षा कैसे, तो संसारण से सुरक्षा करने के लिए पेंट कर लो, तेल लगा लो, ग्रीस कर लो, या यशद लेपन या क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातुएं बनाकर इनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यशद लेपन होता क्या। देखो, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है या ZN या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे अपन यशद लेपन कहते हैं, और ये परत हटने के बाद भी वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। इसकी परत चढ़ा दी और धीरे धीरे ये परत हट गई, तब भी ये जंग से क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्र धातु क्या होती है। दो या दो से अधिक धातुओं को, कभी कभी अधातुओं के समांगी मिश्रण या मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं और तथा उसके बाद दूसरे तत्वों को उसमें निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। फिर इससे कमरे के ताप पर ठंडा कर लेंगे तो क्या बन जाएगी, मिश्र धातु। अमलगम का क्या होता है, यदि कोई एक धातु मरकरी है और उसके साथ दूसरी कोई धातु मिलाकर अपन मिश्र धातु बनाए तो उसे अपन अमलगम कहेंगे। शुद्ध धातु की अपेक्षा में मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा में उसकी मिश्र धातु बना दे तो उसका गलनांक भी कम होगा और कवतनांक भी कम होगा और विद्युत की चालकता भी कम होगी। अन्य मिश्र धातुएं कौन, कोई मिश्र धातुओं के बारे में बात करें, दो ट्रिक याद रखना। पिताजी, P से पीतल, ता से तांबा, कॉपर और G से जिंक। फिर याद रखना चीटी, C से सोल्डर और C से सीसा, PB लेड और T से टीन, और कासा का से कॉपर और सा से SN टिन। ये भी तो ध्यान रखें, ये तीनों। सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है तथा इसका उपयोग विद्युत धाराओं को परस्पर वेल्डिंग के लिए करते हैं। विद्युत धाराओं की वेल्डिंग करनी है तो किसका यूज करते हैं, सोल्डर का। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। शुद्ध अवस्था में लोहे का उपयोग नहीं किया जा सकता। शुद्ध अवस्था में लोहे का आप यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लोहा अत्यधिक नरम होता है और ये गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच जाता है। इसलिए शुद्ध लोहे में थोड़ा सा कार्बन मिला जाता है, थोड़ा सा मिलाते हैं जिससे ये प्रबल और कठोर हो जाता है। कार्बन मिलाते हैं इस वजह से ये कठोर होता है, ध्यान रखने, समझ में आएगा। शुद्ध लोहे में क्या मिलाएंगे, कार्बन। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस इस्पात बनता है। लोहे के साथ क्या मिलाओ, निकेल मिलाओ और क्रोमियम मिलाओ तो इससे स्टेनलेस इस्पात बनता है जो कठोर होता है और इसमें जंग भी नहीं लगती। ठीक है, कुछ बातें अपन सोने के बारे में बात करते हैं। सोना होता है जब मूड करे तब सो जाओ, अरे वो वाला नहीं सोना, सोना गोल्ड। शुद्ध सोने को 100 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 100 कैरेट का होता है। ये काफी नरम होता है इसलिए इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते और इसको आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ, इसे कठोर बनाना है, आभूषण बनाने के लिए कठोर बनाना पड़ता है। कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं, चांदी या तांबा मिलाते हैं। भारत में आभूषण जो बनाते हैं वो 22 कैरेट के बनाते हैं। कितने कैरेट के बनाते हैं, 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लियर होता है। तो बताओ, फास्टली हमने बहुत रिवीजन अच्छा कर लिया।
हमारे नोट्स आपको 63 75 81 30 90 इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। मजा आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है, और मुझे बताया कि इतने कम समय में इतना फास्ट रिवीजन आपका कोई नहीं करा सकता, वो आपका भाई ही करा सकता है। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूं ही प्यार बना रखें। गुड नाइट।